नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 नवंबर 2024 को एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर तले उत्तराखंड के बहुत सारे बेरोजगार नर्सिंग साथी चिकित्सा चयन बोर्ड के ऑफिस पहुंचे और वहां हम लोगों ने अधिकारियों से बात की कि रिजल्ट आखिर कब निकल रहा है। बहुत सारे लोग बोले थे, भाई क्यों जा रहे हो, मंत्री जी ने कह ही दिया। मंत्री जी की जो स्टेटमेंट थी वो एक दिन पहले की थी। हम पहले से प्रोग्राम बना चुके थे और जब हम घर से निकले उसके बाद स्टेटमेंट का पता चला। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, जाना जरूरी भी था। सभी लोग, जितने लोग भी चिकित्सा चयन बोर्ड पहुंचे उन सभी का सबसे पहले धन्यवाद। जो नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, किसी के लिए ये कहना कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, कितनी सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ठीक है जितने लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने आज तक किसी संगठन का विरोध नहीं किया। कोई भी अगर काम कर रहा है, हमने ये नहीं कहा तुम उसके साथ मत जाओ। जिस तरीके से प्रदेश में बहुत सारे संगठन ये काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अगर ये काम करके उनको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, उनको अच्छा लगना चाहिए। अगर दूसरे के काम में टांग अड़ाना अगर उनको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी संगठन अगर काम कर रहा है तो नर्सिंग प्रोफेशन की भलाई के लिए कर रहा है। बहुत सारे लोग बोले थे, भाई कमेंट्स में भी देख रहा था कि बबलू कैसे व्यक्ति के साथ जुड़ गया। जो काम कर रहा है, जो मेरे साथ खड़ा हो रहा है, मैं उसको कैसे मना करूं और क्यों मना करूं। कोई प्रोफेशन के लिए आगे आ रहा है, प्रोफेशन की भलाई के लिए आगे आ रहा है, तो मैं आपके कहने पर, ऐसे लोगों के कहने पर जो घर पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे लोगों के कहने पर उन लोगों को कैसे मना कर दूं कि आप मत आओ, तो फिर कौन आएगा। तो ये गलत चीज़ें हैं, इस तरह की टिप्पणियां अच्छी नहीं होती है। कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। हमने आज तक किसी का विरोध नहीं किया, किसी को गलत शब्द नहीं कहे और कहना भी नहीं चाहिए कि ठीक है, हर किसी का अपना अपना तरीका है काम करने का, हर कोई अपने अपने स्तर से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत काम कर रहा है। जो भी कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। साथियों, चिकित्सा चयन बोर्ड के कर्मचारियों से जब हमारी बात हुई, वहाँ अधिकारियों से बात हुई, तो जब हमने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी, पहले तो हमने उनसे पूछा कि रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द आ जाएगा। तो फिर हमने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी की जो स्टेटमेंट है कि 20 नवंबर तक जो है रिजल्ट आ जाना, हर हाल में आ जाएगा। 20 नवंबर तक जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आ जाएगा। तो कर्मचारियों का कहना था कि 20 नवंबर तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये कर्मचारियों का कहना था वहाँ पर, क्योंकि जुयाल जी वहाँ पर नहीं थे, जुयाल सर, और उस समय थपलियाल सर भी नहीं थे। बाद में थपलियाल सर आए, उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने उनको ज्ञापन भी दिया हमने कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट निकाला जाए और जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है उनका चयन यहाँ ना हो, ये जरूरी मुद्दा है। उसके बाद जुयाल जी से मिलने के लिए हम लोग गए, लेकिन जुयाल जी हमें मिले नहीं। बाद में फ़ोन पर मेरी जुयाल सर से बात हुई, लगभग 2.5 मिनट बात हुई, जिसमें जुयाल सर ने बताया कि 20 नवंबर तक एनी हाउ, हर हाल में रिजेक्शन लिस्ट डाल दी जाएगी और उसके तुरंत बाद जो है कुछ समय जो दिया जाता है संशोधन के लिए, उसके तुरंत बाद जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ये जुयाल सर का कहना था। मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई, मैं कई फ़ोन उनको कर चुका था, लेकिन हो सकता है सर बिजी होंगे, फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन बाद में जब मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पर, और काफ़ी लोग मेरे साथ थे, सभी के सामने बात हुई, स्पीकर पर फ़ोन था, अकेले मैं ही उसका गवाह नहीं हूँ। बाकी लोगों ने भी जो है वो वार्ता सुनी, जिसमें सर का साफ साफ कहना था कि 20 नवंबर तक एनी हाउ हम जो है रिजेक्शन लिस्ट निकाल देंगे और उसके बाद जो 1 हफ्ते का समय जो भी दिया जाता है उसके तुरंत बाद जो है वो फाइनल लिस्ट निकल जाएगी। और पूरी तत्परता के साथ जो है काम चल रहा है। पूरी कोशिश है कि इसी महीने जो है रिजल्ट निकल जाए, दिसंबर में रिजल्ट ना जाए, नवंबर में ही ये फाइनल हो जाए। तो साथियों, ये वार्ता कल हुई और बहुत सारे लोग कह रहे थे क्यों जा रहे हो, क्या फ़ायदा, क्या खाली टाइम पास करने जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है,
टाइम पास करने तो नहीं जा रहे थे, इतना फालतू पैसा हमारे पास नहीं कि हम टाइम पास करने जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर हुई और हमने कुछ चीज़ें और भी क्लियर की, शायद और लोगों ने की नहीं की। चिकित्सा चयन बोर्ड में हमने एक चीज़ और पूछी कि वो लोग जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के आ रहे हैं, चाहे वो फर्जी स्थायी है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। एक जेन्युइन सा सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को बाहर क्यों नहीं कर रहे हो आप, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वालों को बाहर क्यों नहीं कर रहे हो। तो चिकित्सा चयन बोर्ड का सीधा सीधा सा कहना था, और उनके बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के ला रहा है तो कैसे पता चलेगा वो फर्जी है। भाई अगर स्थायी निवास बनाया है, मान लीजिए किसी ने, एसडीएम ने उसको, एसडीएम से पास हुआ है वो, है कि नहीं है। तो आप एक चीज़ समझिए, जब एसडीएम ने उसको अप्रूवल कर रखा है, एसडीएम ही तो अथॉरिटी देता है ना, अथॉरिटी तो एसडीएम के थ्रू ही मिलती है, एसडीएम के थ्रू ही वो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब कैसे पता चलेगा? चिकित्सा चयन बोर्ड को नहीं पता चलेगा ना। चिकित्सा चयन बोर्ड कौन होता है कि वो कह देगा कि ये फर्जी है? भाई बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हुआ है। अब मान लीजिए आपको या मुझे पता है कि वो फर्जी है, तो ऐसे में हम दूसरी शिकायत कहाँ कर रहे हैं? हम दूसरी शिकायत कर रहे हैं डीजी हेल्थ में। अब डीजी हेल्थ भी इसमें क्या करेंगे, आगे को क्या करेंगे, हमारे कोई शिकायती पत्र पर क्या कार्रवाई होगी, आगे के लिए संबंधित जहाँ से भी बना है वहाँ के लिए जो है लेटर लिख दिया जाएगा। ऐसे भी नहीं पता चलेगा। हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमारे संज्ञान में कोई व्यक्ति है जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उस व्यक्ति की शिकायत हम संबंधित जिस जिले का वो व्यक्ति है, उस जहाँ से उसको जो सर्टिफिकेट है इशू हुआ है, संबंधित जिले के जिलाधिकारी से हम लिखित रूप से कार्रवाई करेंगे। लिखित रूप में जब हम कार्रवाई करेंगे तब वहाँ से उस पर जो है एक्शन होगा, और तभी जाकर ये चीज़ें सामने खुल कर आएगी। एक भी व्यक्ति इस तरीके का पकड़ा जाता है, उसके बाद हम कोर्ट जा सकते हैं, उस आदमी को या उस व्यक्ति को आधार बनाकर हम कोर्ट जा सकते हैं और पूरी भर्ती में एसआईटी जांच की मांग कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इससे क्या होगा, एसआईटी जांच से क्या होगा, जितने भी फर्जी लोग हैं, जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्जी जितने भी फर्जी स्थायी है, फर्जी ईडब्ल्यू है, जितने भी लोग हैं सब पकड़ में आ जाएंगे। जिनके पास दो दो स्थायी हैं वो भी सब पकड़ में आ जाएंगे। इससे जो है भर्ती में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। तो मेरा मानना है कि चिकित्सा चयन बोर्ड या फिर डीजी हेल्थ की कहीं पर कोई गलती नहीं है, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे मेरा एक सवाल था कि 8 लोगों के खिलाफ जो पिछले साल मैंने चिकित्सा चयन बोर्ड से यही सवाल पूछा कि 8 लोगों के खिलाफ जो आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ था कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने, तो उनका भाई उन्होंने तो ओरिजिनल, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे बिल्कुल सही थे। अब उन्होंने फर्जी बनाया है, ये हम कैसे कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो डीजी हेल्थ इस पर कार्रवाई कर रहा था और हमें भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो वो 8 लोग थे उन्होंने कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनाए, संबंधित जिला अधिकारी को हमने लेटर लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, वो लोग पकड़े जाएंगे। इसी तरीके से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं या फिर जितने लोगों ने बाहर से नर्सिंग की है, उस समय उन्होंने अपना जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर सबमिट किया था, जहाँ से उन्होंने कोर्स किया। मान लिया किसी ने बेंगलोर से किया, किसी ने राजस्थान से किया, किसी ने बरेली से किया, तो उस व्यक्ति ने वहाँ का जब वहाँ पर एडमिशन लिया होगा तो उसने अपना स्थायी निवास भी, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही सबमिट होते हैं, तो स्थायी निवास भी सबमिट किया होगा। तो कौन सा स्थायी निवास सबमिट किया और आज वो कौन सा स्थायी निवास दिखा रहा है? क्या उसके पास पुराना स्थायी, क्या वो दो जगह का स्थायी निवासी? अगर इस तरह की भी चीज़ें क्लियर होती हैं तो ऐसे लोग भी बाहर होंगे। शिक्षा विभाग में ऐसे ही मामले उलझे हुए 72 कैंडिडेट ऐसे पकड़ में आए हैं जिनके पास दो स्थायी निवास हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर करने की कवायद चल रही है। और शिक्षा विभाग भी जो है, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्हीं का मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं का है। तो वहाँ कार्रवाई चल रही है, तो यहाँ भी चलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों को पहल करनी चाहिए। हमें खुद ही इसके लिए पहल करनी होगी। हम किसी और का मुंह ना देख के रहें कि विभाग कुछ करेगा। हर कोई अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन हमको भी अपना जो
हमारा जो नैतिक दायित्व है वो हमको भी वो पूरा करना पड़ेगा। हमको भी अगर हमारे संज्ञान में कोई ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ हमको भी एक मुहिम चलानी होगी और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना होगा ताकि ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। हाल फिलहाल में एक ही चीज़ कहूँगा, 13 नवंबर 2024 का जो चिकित्सा चयन बोर्ड हम लोग जो गए थे उसमें हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि 20 नवंबर तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, 20 नवंबर तक रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी और उसके एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता तो मैं वैसे कह रहा हूँ, जितना भी समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए उसके तुरंत बाद जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगी। साथियों, अगर एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर 20 तारीख तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आती है इसका मतलब समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। फिर सीधे तौर पर हम लोग चिकित्सा चयन बोर्ड का घेराव करेंगे और वहीं पर धरने पर बैठेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हाल फिलहाल तो ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। इन केस ऐसा कुछ होता है तो मजबूरन हमें फिर चिकित्सा चयन बोर्ड का घेराव करना पड़ेगा और वहीं पर हमें जो है जब तक रिजल्ट नहीं आता है वहीं पर हम अपना आंदोलन चलाएंगे, उसी गेट पर बैठकर। हाल फिलहाल मैं इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट हूँ क्योंकि जुयाल सर ने कहा है कि 20 नवंबर से पहले पहले जो है रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी और उसके तुरंत बाद जो है हम फाइनल लिस्ट निकाल देंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये चीज़ हो जाएगी। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत जल्द हम डेट डिसाइड करेंगे और चिकित्सा चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। धन्यवाद।